अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल की सब्सक्रिप्शन के ऊपर दोबारा आपसे दरख्वास्त इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अब हम एक अपने अगले टारगेट की जानिब जो है वो बड़ी जल्दी से पहुँचने वाले हैं। 32 लाख सब्सक्राइबर्स, और उसमें अब सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर्स का फ़र्क है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले एक महीने के अंदर अंदर इस टारगेट को जो है वो अचीव किया जाए। सिर्फ 30,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हम अगले माइलस्टोन से दूर हैं। तो आपसे दरख्वास्त, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिए। खबरें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, खास तौर पे पहले लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कल रात को एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, उस बारे में भी आपको अपडेट देंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान और इंडिया से, बल्कि मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड एक बड़ी अहम खबर है, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है, एक दफ़ा फिर से धमकी दी है, जंग की धमकी दी है। इसकी डिटेल्स भी मैं वीलॉग में आगे चल के आपको दूंगा। सो एक तवील वीलॉग होगा, एंड तक आपने इस वीडियो को जो है ज़रूर देखना ताकि सारी खबरें जो है वो कवर की जा सकें। सबसे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है जनाब के 7 जून को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में या तो उनकी एंट्री रोकी जा रही है या फिर उनको जो है वो अंदर एंटर ही नहीं होने दिया जा रहा, या फिर उनको निकाला जा रहा है बाहर। तो ये एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, और पिछले 24 घंटे के अंदर एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो स्कर्दू जाना चाह रहे थे, और उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वहाँ पे सफ़र करना था, वहाँ पे उनको पुलिस ने रोक लिया और उनको कहा कि जी आप जो है वो मज़ीद आगे नहीं जा सकते। बल्कि उनकी वीडियो भी जो है वो सामने आई, उसमें उन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ मुकालमा किया। उन्होंने कहा रोड आप लोगों ने हमारी वजह से ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को क्यों अजाब देते हो, हम साइड पर खड़े हो जाएंगे, बस हमें बता दें कि आपने नहीं जाना। आम लोगों और मुसाफिरों को तकलीफ़ है, लोगों को तकलीफ़ ना दें, लोगों को जाने दें, हम तो वैसे ही आदी हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर जो है उस कद्दू फ्लाइट रवानगी तक जो है उन्हें रोक लिया गया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उनको आगे ना जाने देने की वजह से जो दीगर सारे पैसेंजर्स थे, जो पीछे से लोग आ रहे थे, और उसमें कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, और भी मैं थोड़ी देर में उनका नाम आपको बताऊंगा, उन्हें भी रोक लिया गया। वो भी स्कर्दू जाना चाह रहे थे, उन्हें भी रोक लिया गया, उनकी फ्लाइट भी जो है वो मिस करवा दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट थी, पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया और एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए, जिसके बायस आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब पुलिस ने मुझे परवास के उड़ान भरने तक जेर रासत रखा। इस जाली हुकूमत के फिस्ताई रवैये से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को हर सूरत में मैनेज किया जा रहा है और अवाम को अपने वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम पार्टियां इंतखाबी मुहिम चला सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और मुझे यकीन है कि अवाम इस फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे और तहरीक इंसाफ के किसी भी निशान पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वोट देंगे। अफसोस की बात यह है कि मुसाफिरों की परवाजें मिस हो गई और अवाम दुहाइयाँ देते रहे। इस मुल्क में अवाम का इस्तेसाल हो रहा है और यह हुकूमत अवाम को इंसान ही नहीं समझती। जुनैद अकबर जिनको जो है वहाँ पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया, तो उन्होंने ट्वीट किया, एक असद कैसर साहब को रोकने के लिए आज एयरपोर्ट रोड इसलिए बंद किया गया ताकि फ़्लाइट मिस हो सके। हम PTI के वर्कर्स का एक ही दुख है कि मद्दे मुकाबिल मिलते तो बाज़र्फ और बहादुर मिलते, मगर अफसोस कि हमारा वास्ता कम ज़र्फ, बेगैरत और गिरे हुए लोगों से है। सलमान करमराजा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में फस्तायत की मंजूर नज़र मसनूई इक़्तिदार पर काबिज़ जमातों को खुली छूट है। PTI को अवामी राब्ते की इजाज़त नहीं, पर इमरान खान के लिए अवाम का जज्बा मनसूबा साजों की नींदें उड़ा रहा है। अवाम सच के साथ हैं, झूठ झूठ ही रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर जहाँ पे बेसिकली लग इस तरह रहा था कि असद कैसर साहब को रोकने के लिए वो सब कुछ किया गया, वहीं पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब वो भी इस सारे चुंगल के अंदर फंस गए। उन्होंने फेसबुक के ऊपर जो है वो पैगाम लिखा, उन्होंने कहा आज मुझे इंतखाबी मुहिम के ज़िम्मे में स्कर्दू जाना था, बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बसियार कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉक की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी दीदा दनस्ता एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ़्लाइट को वक्त से पहले क्लोज़ किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ़्लाइट मिस हुई। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ़्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम ख़राब हुए। घंटों की खज्जल ख्वारी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिस्सी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अज़राए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। तो ख्वाजा साद रफीक साहब की भी जो है वो बस हो गई है, अपनी ही हुकूमत है। सारी बात है, यहाँ पे अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट है तो इस्लामाबाद में भी आपकी हुकूमत है, और यहाँ पे असद कैसर साहब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस थी तो पंजाब पुलिस में भी
मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है। तो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा जो हैं, मतलब एक सीनियर रहनुमा जो हैं, वो अपनी पार्टी की हुकूमत से भी अब तंग आ गए हैं कि जनाब इससे ज़्यादा बेहिसी और नालायकी क्या होगी कि आप इस किस्म की हरकत करें। अब ये फैक्ट है कि भाई आप अगर ठीक है, आप पहली बात तो मेरा यही ओपिनियन है, किसी भी सियासी रहनुमा को कैंपेन करने से जो है वो नहीं रोका जा सकता। उसका चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, यू कांट स्टॉप हिम जस्ट फॉर दिस रीज़न कि जी उसका एक फ़लाँ सियासी जमात से ताल्लुक़ है। मेरी नज़र में फ्रीडम ऑफ कैंपेनिंग, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है किसी भी आज़ाद जमहूरी मुआशरे का हक़ होता है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इसकी वजह से ये देखें कि सिर्फ उस एक शख्स को, उस एक कैंपेन को रोकने की वजह से आपने कितने पैसेंजर्स को और टूरिस्ट को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं जी वो भी नहीं जा सकते। उन बेचारों का क्या कसूर था? और आई एम प्रीटी श्योर कि इस सारी चीज़ को देखने के बाद जाहिर बात है जिनकी फ़्लाइटें मिस हुई या जो वहाँ पे जितने भी, सिर्फ वो नहीं होंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो जो पूरा, जो अगर ये जिस तरह वो फरमा रहे हैं जी 13 लोग थे, 13 लोगों को छोड़ने के लिए 2-3 लोग और भी आए होंगे। और जाहिर बात है वो अपने घरों को जब जाएंगे अपने घर वालों को भी बताएंगे जी आज हम लोग इस तरह खज्जल ख्वार होकर आ रहे हैं। इस सिर्फ एक एक्टिविटी से आपने कितना अपना वोट जो है वो ख़राब कर दिया, वोट बैंक अपना ख़राब कर दिया। जाहिर बात है लोग जब जाके बताएंगे, और ये पूरी चीज़ जो है वो इन्फॉर्म की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए ये कितनी बड़ी एक एजाब से कम ये चीज़ नहीं है कि एक तरीके से जो है वो बेसिकली आपका ही वोट बैंक ख़राब हुआ है सारी से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाहिर बात है जो लोग देख रहे होंगे, इससे पहले भी 2024 के इलेक्शन से पहले भी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो चंद केसेस के फैसले आए, जिसमें दौरान इद्दत वाला केस जो था वो भी शामिल था। उसकी वजह से एक सिंपथी वेव बन गई, ऑटोमेटिकली एक सिंपथी वेव बन गई। यहाँ पे भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उतना वोट बैंक ना होता, लेकिन इस तरह कर करके इसको गिरफ्तार कर, उसको रोक, पहले जुनैद अकबर हो गए, उसके बाद अब ये असद कैसर हो गए, ऑटोमेटिकली एक सिंपथी वेव जो है वो क्रिएट की जा रही है। तो आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों किया जा रहा है इस तरह। लेकिन जिस तरह मेरे ख्याल में खुद साद रफीक साहब ने कहा कि ये बेहिसी और नालायकी है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग की लीडरशिप वहाँ मौजूद है, बिलावल भी आज जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को जाने की इजाज़त क्यों नहीं? आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर DSP मुझे साइड पर ले गया और कहा कि आपको जाने की इजाज़त नहीं है, मुझे पंजाब पुलिस ने रोका है, ये किस कानून के तहत मुझे रोक सकती है? हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? गिलगित की आवाम से मेरा मुतालबा है कि 7 जून को तहरीक इंसाफ को वोट दो। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ईरान और अमेरिका की सालसी पर हमने पाकिस्तान का साथ दिया, इंडिया के साथ जंग में हम इदारों के साथ खड़े रहे, सब कुछ करने के बावजूद हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। जो इलेक्शन आप करवा रहे हैं उनको, इसको इन हालात में कौन मारेगा? तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना दरअसल पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा था कि जी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, या उन्होंने कॉल दी अटेंड की। इस पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की फ़ोन कॉल अटेंड नहीं की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जब खैबर पख्तूनख्वा से फ़ोन कॉल मौसूल हुई उस वक्त निगरान वज़ीर आला कमर दर्द के बायस डॉक्टर्स के पास अपना मुआयना करवा रहे थे। जैसे ही तिब्बी मुआयना मुकम्मल हुआ, निगरान वज़ीर आला ने फौरी तौर पर कॉल बैक किया था, हम उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला दस्तयाब नहीं थे। तो ये एक कन्फ्यूजन जो है वो सामने आई है। इसके अलावा जियो ने यह रिपोर्ट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज़्यादा अरकान असेंबली वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से नाखुश हैं। इससे पहले भी ये इस तरह की एक खबर जो है वो एक चैनल पे चली थी, अब जियो ने भी इसको रिपोर्ट किया है और उसमें जियो ये कहता है कि जी नाराज़ अरकान ने शिकवा किया कि सूबे में गवर्नेंस और अमन अमान की सूरत हाल अबतर है, वज़ीर आला ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने में नाकाम है, अफसरान वज़ीर आला के बजाय विफाक की बात मानते हैं। नाराज़ अरकान ने यह भी शिकवा किया कि मुतादिद बार तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला के सामने रखे मगर अमल दरामद ना हो सका। फ़ंड्स की, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, फ़ंड्स की गैर मुनसिफ़ाना तकसीम और काबीना में तोसी पर भी नाराज़ अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़राए का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात और हिकमत अमली तय करने के लिए नाराज़ अरकान का जल्द इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने सूबाई हुकूमत से मुताल्लिक़ खबरों पर बयान देते हुए कहा कि अरकान सूबाई असेंबली की ग्रुप बंदी से मुताल्लिक़ खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी अरकान असेंबली की तकसीम का ख्वाब देखने वाले मायूस होंगे। इससे पहले जो है वो एयर वाई न्यूज़ ने भी कुछ इस तरह की खबर दी थी, लेकिन KP गवर्नमेंट ने जो है इसको डिनाई किया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप ये ट्रेंड देखेंगे और ये हर साल होता है कि जैसे ही बजट्स आने वाले होते हैं, और जिस तरह विफाकी बजट जो है वो भी आने लगा है 5 तारीख को, उसके बाद सूबाई बजट्स भी जो है वो आप देखेंगे, उससे पहले जो है वो इस तरह की खबरें आना शुरू हो रही थी। मैं नाराज़ हो गया हूँ, मेरा ग्रुप इधर हो गया, मैं उधर नहीं बैठूंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा, ये चलता है सारा कुछ। लेकिन बहुत कम इस तरह होता है कि एक्चुअली ये जो थ्रेट्स दी जा रही हैं ये प्रैक्टिकली एक्चुअली करके भी दिखाया जाए कि गवर्नमेंट से जो है वो अलग हो जाए। सारा कुछ फंड्स की ज़्यादातर गेम होती है
कि जी हमने फ़लाँ स्कीम जो है वो डाली हुई है, आप उसको अप्रूव कर दें, उसको बजट के अंदर डाल दें, ताकि आने वाले माली साल के अंदर जो है ना वो उसके बजट एलोकेट हो जाए। और ज़ाहिर बात है, मैं किसी को अक्यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन चंद इसमें से ऐसे अनासर भी होते हैं जो बेसिकली उस तरह की स्कीमें सिर्फ इसलिए डाल रहे होते हैं कि अपना माल पानी भी जो है फिट किया जाए, अपने ठेकेदारों को जो है वो टेंडर्स दे दिए जाएँ, चाहे वो सामान की सप्लाई के हवाले से हो या कंस्ट्रक्शंस के हवाले से हो, अपने बंदों को जो है वो फिट कर दिया जाता है। तो ये इसलिए इस किस्म के प्रेशर्स जो हैं वो पहले से अक्सर औकात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि डेवलप किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ही ऐसा होगा, लेकिन कई दफ़ा ये वाला एलिमेंट भी होता है। इसके अलावा जनाब, क्रिकेट टीमों की आमदोरफ़्त के वाले से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो मैच हो रहा है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर जो है वो फील्डिंग का फैसला किया है। आप अभी इस वक्त मैच चल रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उस पर अपडेट भी दूंगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है और ख़बरदार किया है कि वफाकी दारुल-हुकूमत की बाज़ अहम शाहराइन जो है मुख्तलिफ अवकात में ट्रैफिक की डाइवर्जन लगाई जा रही हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर हो सकती है। और ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करते हुए 20 से 25 मिनट जो है वो इजाफी रखें, यानी आप 20 से 25 मिनट खजल ख्वार होंगे, सिंपल एज दैट। तो आप उसके मुताबिक जो है अपना ट्रेवल प्लान जो है वो उसके मुताबिक बनाएं, क्योंकि वहाँ पर मैच हो रहा है। इसके अलावा नारान की ज़िले इंतजामिया ने बाबू सर टॉप के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सयाहों, मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स को मोहतात रहने की हिदायत की है। इस पर ज़रा मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ से सफ़र करके आ रहा हूँ। इंतजामिया के मुताबिक बाबू सर टॉप पर मुसलसल बर्फबारी के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना हो सकता है, इसलिए वहाँ जाने से कबल मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर सफ़र किया जाए। एडवाइजरी में कहा गया है कि मुसलसल बर्फबारी के बायस बाबू सर टॉप की सड़क और इर्द गिर्द के बाज़ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और बाज़ मुकामात पर सड़क सिर्फ वन वे ट्रैफिक के लिए खुली है। ज़िले इंतजामिया ने खबरदार किया है कि बाबू सर टॉप पर शाम 6 बजे के बाद बर्फबारी की शिद्दत के बाद सड़क पर सफ़र तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। फिसलन, गाड़ियों की ब्रेक्स के मसाइल, ग्लेशियर्स और चट्टानों के अचानक गिरने के अलावा लैंड स्लाइडिंग के खतरात के बायस इंसानी जानों और अमलाक को नुकसान पहुँचने का खदशा मौजूद है। मुझे टोटल लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आई है वहाँ पर इस सिलसिले में। बहुत सी फैमिलीज़ बराए मेहरबानी एक छोटा सा काम सिर्फ इतना कर दें, बहुत छोटा सा काम है, कोई औखा काम नहीं है। नारान का जो एग्ज़िट है, ये छोटी बात मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे वो लोग गौर से सुने जो वहाँ पे ट्रेवल करते हैं या जा चुके हैं या जाने का इरादा रखते हैं। नारान की जो एग्ज़िट है वहाँ पे बराए मेहरबानी सिर्फ एक काम कर दें कि किसी तरह एक CCTV फुटेज वहाँ पे लगा दें बाबू सर टॉप के ऊपर। और वहाँ पे सिग्नल्स आते हैं, इसलिए मुझे पता है वहाँ पे डेटा के सिग्नल्स आ रहे हैं, वहाँ पे जैज़ का LT काम करता है, तो आप एक CCTV कैमरा, एक ऑनलाइन कैमरा वहाँ पे लगा सकते हैं जिससे डेटा ट्रांसफ़र हो। लोगों को सिर्फ एक दफ़ा एक बड़ी स्क्रीन पे ना वहाँ पे दिखा देंगे, भाईजान आप जो बाबू सर टॉप जा रहे हैं ना, इस वक्त वहाँ पे ट्रैफिक की ये सूरत हाल है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे ना 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, तो वहाँ पे 2-2 किलोमीटर जब लंबी लाइन लोग देखेंगे ना कि ओहो ये सूरत हाल है, तो बहुत से लोग नारान से निकलेंगे ही नहीं। वो जो 2 घंटे का 1.5 घंटे का सफ़र करके वो ऑल द वे वहाँ पे जाएंगे ना, वो खज्जल ख्वारी बच सकती है। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है और मेरा ख्याल में सारी चीज़ पे और कुछ नहीं, 1 लाख रुपए लग जाएगा। ज़्यादा बड़ी हद हो गई, डिवाइस ले लिया आपने, कैमरा ले लिया, एक स्क्रीन ले ली, आपका 1 लाख रुपए मैक्सिमम लग जाएगा, लोगों की खज्जल ख्वारी बच जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी फिर वहाँ पे लोगों का एक्सेस बंद करें। मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा हादसा जो है ना बाबू सर टॉप के ऊपर हो जाना है, बहुत सी जानों का नुकसान हो जाना है, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया नाम की मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही वहाँ पे, इसलिए क्योंकि वो एरिया जो है वो KP और गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर एरिया बनता है और दोनों साइड जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करती है। आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन वहाँ पे किसी भी एक वक्त में हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और इंतजामिया के हवाले से, मतलब लोकल पुलिस के हवाले से मैक्सिमम मेरे ख्याल में शायद वहाँ पे 10-15 बंदे होंगे। 10-15 बंदे हज़ारों की तादाद के मुसाफिरों को वहाँ पे नहीं संभाल सकते। बराए मेहरबानी दोनों साइड्स, गिलगित बल्तिस्तान भी और KP भी, बराए मेहरबानी इसका कोई हल निकाल लीजिए, इससे पहले कि जानों का नुकसान हो जाए। वहाँ पे मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने पिछले सिर्फ 24 घंटे के अंदर देखा है, गाड़ियाँ गिर रही हैं वहाँ पे, गाड़ियाँ फिसल रही हैं वहाँ पे, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं रास्ते में, कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल की सप्लाई का मसला है वहाँ पे पेट्रोल जो है, पेट्रोल पंप नहीं है वहाँ पे। लेटेस्ट पेट्रोल पंप जो है वो आपको बाबू सर टॉप से कम जाके 15 किलोमीटर नीचे जाके मिलता है, आपको 10-15 किलोमीटर नीचे जाके आपको मिलता है। तो अगर किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, खड़े खड़े गाड़ी तो चल रही है, बाहर है सर्दी, बर्फबारी हो रही है, लोग अपने आप को बचाने के लिए अंदर गाड़ी के अंदर हीटर ऑन कर लेते हैं, पेट्रोल तो लगता जा रहा है। सो बराए मेहरबानी इसका कुछ कर लें, इससे पहले कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान हो जाए। मेरी ये वीडियो आज याद रखिएगा, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए 10-10 हज़ार रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत ने ईद सफाई ऑपरेशन
कामयाबी से मुकम्मल किया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज़ 3,60,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई। ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थीं। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें उठाने वाली गाड़ियों ने 60 लाख किलोमीटर का सफ़र किया। लाहौर से अटक तक और मुल्तान से रहीम यार खान और सादकाबाद तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन जो है जारी किया। मैं इसमें पहले भी मैं कह चुका हूँ, इट्स कमेंडेबल वर्क और मेरा ख्याल में क्रेडिट मिलना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। जहाँ पे अच्छा काम करेंगे अच्छी बात है, हम बिल्कुल तारीफ करेंगे। जहाँ पे ओवर एक्सपोजर अपने आप को कहेंगे वहाँ भी हम जारी बात आपको पिन पॉइंट करेंगे कि इसका बिला वजह क्रेडिट जो है वो लिया जा रहा है। सो दिस इज गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि जेट फ्यूल की कीमत में जनाब बड़ी कमी कर दी गई। जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये कमी हुई थी, वहीं पे जेट फ्यूल जो बेसिकली कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर भी जो है वो अब कमी कर दी गई है और जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 80 पैसे फी लीटर की जो है कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत जो है 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। अब आमतौर पर मतलब आप भी हैरान होंगे, जेट फ्यूल असी तो गड्डियां नहीं पहुँचते, नहीं तो उसी बेशक नहीं पहुँचते, लेकिन यहाँ पे आपने जो हवाई सफ़र तो करना हो, फ़िज़ाई सफ़र तो आपने करना होता है ना, किसी ना किसी ने जाना होगा, कहीं ना कहीं जाना होगा, तो टिकट प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसकी वजह से जो है वो एक प्राइस स्लैश भी जो है वो आपको आने वाले हफ्तों के अंदर जो है वो ऑब्जर्व होगा। इसका सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल के ऊपर नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर जो है बहुत फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो कल रात को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार जो है वाशिंगटन में उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई और ख़ित्ते में आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग जो हैं, ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप ने जब से कहा था कि जी अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो उसको साइन करें, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया था, लेकिन बाद में जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर दिया था कि जब तक जो है वो फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं होता तब तक किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे एक्चुअली इसहाक डार का अमेरिकन सॉइल के ऊपर अमेरिकन मीडिया के सामने ये बात कहना, दिस मीन्स अ लॉट कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह की है। और मतलब यहाँ पे बहुत से मैं देख रहा था लॉन्डे लपाड़ों ने जो है कंस्पिरेसी थ्योरीज निकालना शुरू कर दी थी कि लो जी हुन आया ना हुन जड़ा ट्रंप को जप्पियां पै रही सन हुन करने लगा। तो इसहाक डार ने जो है बड़ा कैटेगोरिकली जो है इसको क्लियर कर दिया कि जी पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान उससे टस से मस नहीं होगा, एंड आई होप इट स्टेज दैट वे। क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपने ये करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम नहीं छोड़ेगी फिर आपको, क्योंकि इसराइल के हवाले से जो इनका सेंटिमेंट है और जो गुस्सा है और जो कि जायज़ है, मेरा ख्याल में मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि बिल्कुल जायज़ गुस्सा है जो इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अवाम का निकलता है, तो उस सूरत में किसी भी हुक्मरान ने इधर से उधर जाने की अगर कोशिश की तो ये अवाम फिर माफ़ नहीं करेगी आपको। इसके अलावा कल रात को जो है जो अमेरिका का सिचुएशन रूम है उसके अंदर जो है वो एक बड़ी अहम मुलाकात हुई और उसमें बताया जा रहा था कि जनाब क्लियर होगा। अब ये कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, कुछ तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि मंडे से पहले जो है यानी कि अगले 48 घंटे के अंदर जो है वो ये फैसला हो जाएगा कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो कोई मामला तय होते हैं या नहीं होते, या फिर जंग की तरफ जाना है। बल्कि पीट हेग्सेथ जो वज़ीर जंग हैं, इससे पहले जब वो इजलास ख़त्म हुआ सिचुएशन रूम के अंदर, उसके बाद CNN ने रिपोर्ट किया कि जी बिल्कुल खामोशी थी, कोई फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले पीट हेग्सेथ ने जो है जो वज़ीर जंग है अमेरिका के, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जी कोई भी जो डील होगी वो एक अच्छी डील होगी और ईरान को जो है वो किसी सूरत हम जौहरी हथियार जो है वो नहीं रखने देंगे। रेपिटेटिव बात थी, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो चंद तजज़ियाकार हमें बता रहे हैं वो यही है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है कोई फैसला कर लिया जाएगा। इसके अलावा जनाब ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए कुवैत में मौजूद अमरीकी एयरबेस को जो है वो जो निशाना बनाया था, उस हमले में 5 अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात है, जबकि 2 MQ-9 ड्रोन्स को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ कुवैत पर फतह नामी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था। हमें इस हवाले से सरकारी सतह पर तफसीलात और आज़ाद तस्दीक तो हाल सामने नहीं आ सकी। अगर जो लोग रेगुलरली मेरा वीलॉग देखते हैं, मैंने उस वीलॉग के अंदर मैंने यही बात की थी कि अभी तो अमेरिका ये इसको डिनाई कर रहा है कि जी मेरा कोई नुकसान हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कि वो लोग जो हैं वो इसको डाउन प्ले करते हैं, वो इसके बारे में पूरी तरह बात नहीं करते। और अब ब्लूमबर्ग जो कि खुद एक अमेरिकन इदारा है वो खुद ये कह रहा है कि जी नुकसान हुआ है, वहाँ पर 5 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और इनके MQ-9 ड्रोन्स जो हैं वो भी इसके अंदर तबाह हुए हैं। इसके अलावा भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी उन्होंने जो है वो कहा है कि जी इंडिया भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है और इस बात पर जोर दिया है कि हालिया सूरत हाल के बावजूद फ़ौजी तैयारी जो है वो बरकरार है। तो ये एक किस्म की पाकिस्तान को दोबारा जो है उन्होंने धमकी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने खबरसा इदारे ANI से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है
उन्होंने मौजूदा सूरत को आर्जी जंगबंदी करार दिया। जनरल द्विवेदी ने बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इंडियन फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ी तो नया ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि फ़िज़ाइया और बहरिया भी मुकम्मल तैयारी में है। उनके मुताबिक तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा की जा रही है ताकि मुस्तकबिल की जंगी सूरत हाल के लिए हर वक्त तैयार किया रहा जा सके। अच्छा, मैंने वैसे देखा ये इंडियन आर्मी चीफ है ना, हर 20-25 दिन महीने के बाद जो है ना जान के इस किस्म की स्टेटमेंट देता है। ये रिपीटेटिव बात है, कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी कई दफ़ा ये बात है जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है, हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ये इससे अच्छी हेडलाइंस बन जाती हैं और कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के अंदर जो है फ़िलहाल कोई जंग का जो है वो फ़िलहाल आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये धमकियाँ शमकियाँ जो है ये सिर्फ मीडिया का पेड़ भरने के लिए अब ये दे दिया ना इसने। अब इसने इंडियन आर्मी चीफ ने ये बात कह दी है, अगले 48 से 36 घंटे तक जो है ना, वो 36 से 48 घंटे तक जो है वो इसके ऊपर वो अर्नब गोस्वामी और ये सारे जो है वो चीका चूका मारते रहेंगे बैठ के। बस आपने उनको कोई मटीरियल दे दिया, जबकि ऑन ग्राउंड कुछ भी ऐसा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।